हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित वर्मा एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी एनसीईआरटी में। साथियों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम क्लास 9th साइंस एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 8 गति, जिसको अंग्रेजी में हम मोशन बोलते हैं, ठीक है, इसको पढ़ेंगे। यदि आपने इससे पहले के चैप्टर्स यानी कि 1 से लेकर 7 तक चैप्टर्स को अभी नहीं पढ़ा है तो आप हमारी क्लास 9th साइंस एनसीईआरटी प्लेलिस्ट में जाकर इन सभी चैप्टर्स को विधिवत रूप से पढ़ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का चैप्टर। तो साथियों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि गति होती क्या है, यानी गति किसे कहते हैं। तो साथियों, यहाँ पर लिखा हुआ है, जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में भी परिवर्तन करती है तो कहा जाता है कि वस्तु गति में है। किस में है? गति में है। यदि कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति को परिवर्तित कर दे तो हम कहेंगे कि वो वस्तु गति में है, यानी वह वस्तु गतिशील है। जैसे कि हम एक पेन लें, ठीक है, और एक पेन को यहाँ से यहाँ पर स्थानांतरित कर दें, ठीक है, फेंक दें, तो क्या होगा? वह पेन जो क्या था, गति में था, यानी कि उसने समय के साथ अपना स्थान बदल दिया। यदि कोई भी वस्तु है अगर समय के साथ अपना स्थान बदलती है तो उसे हम गतिशील अवस्था में कहते हैं। जैसे कि आपकी बाइक है, आप बाइक चलाते हैं, ठीक है, तो बाइक जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचती है, ठीक है, तो वो किसके माध्यम से गतिशील होकर पहुंचती है। कैसे पहुंचती है? जब वो गति में होती है उसके बाद ही वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच पाती है, ठीक है। हमारे आसपास गतिशील वस्तुओं के बहुत से उदाहरण हैं। हमारे आसपास बहुत से उदाहरण हैं गतिशील वस्तुओं के, जैसे उड़ते हुए पक्षियों की गति। अब जो पक्षी उड़ रहे हैं, ठीक है, उनमें भी क्या है? गति हो रही है, क्योंकि वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रहे हैं किसी निश्चित समय में, ठीक है। कार की गति, अब आप कार को चलाएंगे, वो भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रही है, तो क्या हो रही है? गति हो रही है। धमनियों एवं सिराओं में रक्त की गति, यानी कि हमारे शरीर में जो रक्त बह रहा है उसमें भी क्या हो रही है? गति हो रही है। दौड़ते हुए बालक की गति, यानी कि कोई बालक जो है सड़क पर या कहीं भी दौड़ रहा है तो उसमें भी क्या हो रही है? गति हो रही है, ठीक है। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा साथियों, किसी वस्तु को हम एक ही समय पर गतिशील भी कह सकते हैं और विरामावस्था में भी कह सकते हैं। अब ये कैसे होगा सर? आप बोलेंगे कि सर ये कैसे हो सकता है कि एक वस्तु उसी समय पे गतिज अवस्था में हो और उसी समय पे विरामावस्था में हो? तो साथियों, इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है मूल बिंदु की। पहले हम मूल बिंदु को समझ लेते हैं, फिर इस बात पे गौर करेंगे। तो साथियों, मूल बिंदु यानी कि जिसे हम अंग्रेजी में ओरिजिन बोलते हैं, ठीक है, आपने देखा होगा कि मूल बिंदु को ओ से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि ओरिजिन, ठीक है। किसी वस्तु की स्थिति को बताने के लिए हमें एक निर्देश बिंदु की आवश्यकता होती है, जिसे हम मूल बिंदु कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? मूल बिंदु कहते हैं। यानी कि कोई वस्तु है, मान लो आप एक बस ले लीजिए, ठीक है, क्या ले लीजिए? बस ले लीजिए, और बस में काफ़ी यात्री बैठे हुए हैं जो कि यात्रा कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे डैश डैश करके मैं यात्रियों को दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। अब आप देखेंगे, यहाँ आप यहाँ पर खड़े हैं, ठीक है, आप यहाँ पर खड़े हैं और इस बस को देख रहे हैं, ठीक है। आप क्या देख रहे हैं? इस बस में क्या हो रहा है? गति हो रही है, ये बस चल रही है। तो आपको क्या लग रहा है? इसमें बैठे हुए व्यक्ति क्या कर रहे हैं? गति कर रहे हैं, ठीक है। तो आप बोलेंगे कि इसमें बैठे हुए व्यक्ति गति कर रहे हैं। लेकिन यदि इसमें बैठा हुआ एक व्यक्ति, ठीक है, एक व्यक्ति अगर देखेगा दूसरे व्यक्ति को तो उसको क्या लगेगा कि वह दूसरा व्यक्ति जो है, ये व्यक्ति अगर इसको देखेगा तो उसको लगेगा कि ये जो व्यक्ति है ये कैसी अवस्था में? विरामावस्था में है। यानी कि जब हम बाहर से सड़क के सापेक्ष देखेंगे तो हमें ये यात्री और बस गतिशील अवस्था में लगेगी। लेकिन उसी बस में बैठा एक व्यक्ति अगर दूसरे व्यक्ति को देखेगा तो उसे वो व्यक्ति कैसा लगेगा? तो उसे वो व्यक्ति लगेगा विरामावस्था में, जब हम उसको देखेंगे
उस व्यक्ति के सापेक्ष में, ठीक है। अपने सापेक्ष में जब वो व्यक्ति देखेगा दूसरे व्यक्ति को तो उसे वो ब्रह्मावस्था में लगेगा। यानी कि किसी वस्तु की स्थिति बताने के लिए हमें एक निर्देश बिंदु की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि यहाँ पर हमने एक निर्देश बिंदु लिया सड़क और दूसरा निर्देश बिंदु था वो खुद एक व्यक्ति, ठीक है। उस व्यक्ति ने देखा तो क्या था, क्या पाया कि दूसरा व्यक्ति ब्रह्मावस्था में है। लेकिन यहाँ पर सड़क पे खड़े एक व्यक्ति ने देखा तो उसे वही व्यक्ति जो है गतिशील अवस्था में दिखाई दिए, ठीक है। तो उदाहरण यहाँ पे दिया है, कोई आम बोलचाल की भाषा में कहता है कि इस चौराहे से रेलवे स्टेशन 20 किलोमीटर उत्तर में है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो चौराहा है, ठीक है, जो चौराहा है वो हमारा क्या हो गया, मूल बिंदु हो गया। यहाँ से हमने उस रेलवे स्टेशन की क्या बताई, स्थिति बताई। तो यहाँ चौराहा मूल बिंदु है जो रेलवे स्टेशन की स्थिति को बता रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं दूरी की। तो दूरी किसे कहते हैं, डिस्टेंस। तो दूरी किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा किसी समय में तय किए गए मार्ग की लंबाई को उस वस्तु द्वारा चली गई दूरी कहते हैं। मान लो ये ए स्थान है, ठीक है, और यहाँ पर कोई वस्तु है यानी कोई व्यक्ति है, ठीक है, वो बी स्थान तक जाना चाहता है, ठीक है, बी स्थान तक जाना चाहता है। तो वो ए से बी तक गया, ठीक है, इनके बीच की दूरी है 10 किलोमीटर, ठीक है। तो वो ए से बी तक गया तो ये क्या हो गई हमारी, ये हो गई हमारी दूरी, ठीक है। अगर वो वापस आएगा, मान लो यहाँ पर बीच में एक पॉइंट सी और है तो वो सी मान लो 5 किलोमीटर पे है, ठीक है। तो यहाँ से वो यहाँ तक आएगा तो क्या आ गया, 5 किलोमीटर और चल लिया। यानी उसने टोटल दूरी कितनी चल ली, 10 + 5 = 15। यानी ये तो हो गई हमारी दूरी, ठीक है। अब हम बात करेंगे विस्थापन की। दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है, बहुत ध्यान से समझना है, ठीक है। तो विस्थापन क्या होता है, किसी वस्तु के प्रारंभिक स्थिति तथा अंतिम स्थिति के बीच के न्यूनतम दूरी को वस्तु का विस्थापन कहते हैं। यानी कि कोई वस्तु है, उस वस्तु की जो प्रारंभिक स्थिति है, मान लो ए, ठीक है, हमने जो अभी ए माना था, ठीक है, और बी माना था जिसके बीच की दूरी थी 10 किलोमीटर, और बीच में हमने माना था सी, ठीक है, जो था बी से 5 किलोमीटर और ए से भी 5 किलोमीटर, ठीक है। तो प्रारंभिक स्थिति क्या हो गई हमारी, ए हो गई, तथा अंतिम स्थिति क्या हो गई, अंतिम स्थिति हमारी बी नहीं रही, क्या रही, सी, ठीक है, सी रही। अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को, तो यहाँ पर विस्थापन क्या हो गया हमारा, ए से लेकर सी के बीच की दूरी, यानी कि प्रथम बिंदु और लास्ट वाला बिंदु जो होगा वो क्या कहलाएगा, विस्थापन कहलाएगा, ठीक है। यानी विस्थापन हमारा कितना हुआ, 5, लेकिन हमने दूरी कितनी तय की, तो दूरी हमने तय की 10 + 5 = 15 किलोमीटर। तो ये डिफरेंस होता है दूरी और विस्थापन में, ठीक है। समझ में आई बात। अगर हम एक और उदाहरण ले लें, तो मैं एक और उदाहरण ले लेता हूँ यहाँ पे, जैसे हम अच्छे से, जिससे कि आपको समझ में आ सके। मैं ए से चला, ठीक है, 5 किलोमीटर चला, बी पर पहुँचा, ठीक है, और फिर चला हम 10 किलोमीटर, ठीक है, कहाँ पहुँच गए, सी पर। फिर ऐसे हम चले, ठीक है, फिर इस हिसाब से और चले, फिर इस हिसाब से और चले, यानी कि हम लास्ट पॉइंट पे आ गए, यानी कि डी पे आ गए, ठीक है। तो हमारा विस्थापन कितना हुआ, तो जो हमने टोटली दूरी चली, मान लो ये 5, 10, ये भी 10, ठीक है, तो हमारी टोटल दूरी कितनी हो गई, 5 और 10 15 और 10 25, ठीक है। टोटल दूरी तो हो गई हमारी 25, लेकिन विस्थापन कितना हुआ, तो हमारा विस्थापन हुआ ए से लेकर डी तक। कितना हुआ साथियों, ए से लेकर डी तक, सिर्फ फर्स्ट बिंदु से लास्ट बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी जो होगी उसे हम कहेंगे विस्थापन, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, परिमाण, ठीक है। तो परिमाण क्या होता है, जितनी भी भौतिक राशियां हैं, ठीक है, उनको उनका मान बताने के लिए हमें जो है परिमाण की आवश्यकता होती है, ठीक है। यानी कि किसी भी भौतिक राशि के संख्यात्मक मान को इसका परिमाण कहते हैं। जैसे कि हमने कहा कि सर जी हमें जो है 2 पेन चाहिए, क्या चाहिए, 2 पेन चाहिए, ठीक है। तो 2 क्या हो गया हमारा संख्यात्मक मान हो गया, इसी को हम क्या बोलेंगे, इसी को हम बोलेंगे परिमाण। क्या बोलेंगे साथियों, परिमाण बोलेंगे, ठीक है। अगर हम दूसरा उदाहरण लें, तो अगर आप किसी दुकान पे जाते हैं
और बोलते हैं कि हमें 2 किलो नमक दे दो। क्या दे दो? 2 केजी नमक दे दो। ठीक है, 2 केजी नमक दे दो। तो 2 केजी क्या हो गया हमारा? परिमाण हो गया। ठीक है, परिमाण हो गया। अब बात करते हैं सदिश एवं अदिश राशि की। तो सदिश एवं अदिश राशियाँ क्या होती हैं? अगर हम पहले बात करें सदिश राशि की, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं वेक्टर। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? तो वे भौतिक राशियाँ जिनके परिमाण एवं दिशा दोनों रहते हैं, यानी कि वे भौतिक राशियाँ जिनमें परिमाण भी होगा और साथ ही साथ दिशा की भी आवश्यकता पड़ती है, उनको हम क्या कहते हैं? सदिश राशि कहते हैं। क्या कहते हैं? सदिश राशि कहते हैं। तो यहाँ पर सदिश राशियों के उदाहरण दिए गए हमें। भार कैसा है? सदिश राशि है। विद्युत आवेश कैसा है? सदिश राशि है हमारा। वेग कैसा है? सदिश राशि है। बल कैसा है? सदिश राशि है। संवेग, विस्थापन आदि ये सब क्या है? सदिश राशि हैं। क्योंकि इनमें जो है हमारा परिमाण की तो आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है, साथ ही हमें दिशा की भी आवश्यकता पड़ती है। तो आइए साथियों, सदिश राशि को हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि साथियों, कोई व्यक्ति जो है 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जो है जा रहा है। कितने किलोमीटर पर? 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रहा है। तो ये उसकी क्या हो गई? चाल हो गई। क्या हो गई? चाल हो गई। ठीक है, अगर हम बात करें कि वही व्यक्ति जो है 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उत्तर दिशा में जा रहा है। कहाँ जा रहा है? उत्तर दिशा में जा रहा है। तो ये साथियों क्या हुआ? उसकी चाल नहीं हुई, ये क्या हुआ? वेग हो गया। क्या हो गया? उस व्यक्ति का वेग हो गया। यानी कि वेग को बताने के लिए हमें मात्रक यानी परिमाण और दिशा की भी आवश्यकता होती है। यदि हम दिशा को नहीं यहाँ पे बताएंगे तो वो हमारे उस व्यक्ति की क्या हो जाएगी? चाल हो जाएगी। जबकि अदिश राशियों को बताने के लिए सिर्फ और सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है, लेकिन सदिश राशियों को बताने के लिए हमें परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। जैसा कि नाम से ही दिखाई देता है, सादिश यानी कि दिशा के सहित। आदिश, आ मीन्स नहीं, दिशा, दिशा के बिना यानी दिशा ना हो जिसमें। ठीक है, तो नाम से ही यहाँ पर क्लियर है। अब इनको याद कैसे रखेंगे कि कौन सी राशियाँ सदिश हैं और कौन सी राशियाँ अदिश हैं? तो साथियों, जो सदिश राशियाँ होती हैं उनमें ये वाला वाह ज़्यादातर आता है। ठीक है, कुछ अपवाद भी हैं, ऐसा नहीं कि जिनमें ये वाह आता है वो सब सदिश हैं, कुछ अपवाद भी हैं। ठीक है, इनको हम नीचे भी बताएंगे। ठीक है, तो ये भार है, आपको याद रखना है कैसी राशि है? सदिश राशि है। और जो विद्युत आवेश, इसमें बा आ रहा है, ये भी कैसी है? सदिश राशि। वेग में भी क्या आ रहा है? बा आ रहा है, ये भी सदिश राशि। अब बल में क्या आ रहा है? बा आ रहा है, वैसा वाला आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये भी एक कैसी है? सदिश राशि है। संवेग भी सदिश राशि और विस्थापन भी सदिश राशि, क्योंकि इनमें बा आ रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट यानी अदिश राशि की। तो साथियों, वह भौतिक राशि जिसके केवल परिमाण होता है, जिनमें क्या होता है? केवल परिमाण होता है और दिशा नहीं होती, यानी कि दिशा के बिना ही हम इनको इंगित कर सकते हैं, ऐसी राशियों को हम अदिश राशि कहते हैं। ठीक है, तो ये भार हमारा, सॉरी दोस्तों, सदिश राशि है। ठीक है, समय हमारा कैसा है? अदिश राशि है। ठीक है, क्यों अदिश राशि है? क्योंकि हम कहें कि 5 मिनट बाद तुम वहाँ जाओगे। ठीक है, 5 मिनट बाद तुम वहाँ जाओगे, क्या इसको बताने के लिए हमें दिशा की ज़रूरत पड़ी? तो आप बोलेंगे नहीं पड़ी। ठीक है, तो चाल, ठीक है, चाल को भी बताने के लिए हमें दिशा की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्या हमें दूरी को बताने के लिए दिशा की ज़रूरत पड़ती है? नहीं। अगर दूरी में हम दिशा बताएंगे तो वो हो जाता है हमारा विस्थापन। क्या हो जाता है साथियों? विस्थापन हो जाता है। ठीक है, अब इसमें देखिए आप, बा नहीं आ रहा है, कहीं पे बा आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो घनत्व में बा आ रहा है। ठीक है, आपको इसको याद रखना है। तो जो घनत्व होता है वो कैसी राशि होती है? अदिश राशि होती है। ठीक है, घनत्व कैसी राशि होती है साथियों? अदिश राशि होती है। अब बात करते हैं हम सरल रेखीय गति की। तो सरल रेखीय गति, जब कोई वस्तु किसी सरल रेखीय पथ पर गतिमान हो तो उसे
सरल रेखीय गति कहते हैं। मान लो कोई वस्तु है ए से बी तक एक सीधी रेखा में जाती है, यानी कि सीधी रेखा में जाती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? सरल रेखीय गति बोलेंगे। यदि एक वस्तु जो है या एक व्यक्ति जो है घूमता हुआ इधर से उधर ऐसे गोले के आकार में या ऐसे जा रहा है, तो क्या उसको हम एक सरल रेखीय गति कहेंगे? नहीं कहेंगे। ठीक है, तो वो कैसी गति होगी? हमारी वृत्तीय गति हो सकती है, असमान गति हो सकती है। ठीक है, लेकिन सरल रेखीय गति नहीं होगी। ठीक है, अब बात करते हैं दूरी एवं विस्थापन, यानी दूरी और विस्थापन में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो दूरी एवं विस्थापन का प्रयोग वस्तु की पूरी गति प्रक्रिया को व्यक्त करने में किया जाता है। तो जो दूरी और विस्थापन का उपयोग है वो वस्तु की पूरी गति प्रक्रिया को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। दिए गए समय में वस्तु की प्रारंभिक स्थिति के सापेक्ष अंतिम स्थिति ज्ञात करने के लिए किया जाता है। यानी कि कोई वस्तु मार्ग घूमते हुए, ठीक है, काफ़ी देर तक घूमते हुए अपने लास्ट पॉइंट पर पहुंचती है, तो उनकी प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति को ज्ञात करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? विस्थापन की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, अब बात करते हैं दूरी। तो दूरी और विस्थापन में क्या अंतर होता है? तो दूरी जो है यह वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की कुल लंबाई होती है। तो जो दूरी होती है वो वस्तु के द्वारा जितना टोटल मार्ग तय किया गया है उसकी जो टोटल लंबाई होती है वो होती है हमारी दूरी। लेकिन विस्थापन में क्या होता है साथियों? यह वस्तु की प्रारंभिक स्थिति तथा अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी होती है। यानी कि आप कितना भी घूम लो, ठीक है, वो उसमें विस्थापन में ऐड नहीं होगा। विस्थापन हमारा क्या होगा? फर्स्ट बिंदु से लास्ट बिंदु की न्यूनतम दूरी। अब देखते हैं दूरी में सेकंड पॉइंट। तो दूरी क्या है? एक अदिश राशि है, क्योंकि दूरी को बताने के लिए हमें दिशा की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन जो हमारा विस्थापन होता है यह एक सदिश राशि है, क्योंकि इसको बताने के लिए हमें जो है दिशा की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो दूरी सदैव धनात्मक होती है। दूरी सदैव कैसी होती है? धनात्मक होती है, क्योंकि आप जो हैं मान लो इस ए से बी तक जाएंगे तो कुछ दूरी तय करेंगे, तो वो हमेशा कैसी होगी? धनात्मक होगी। कैसी होगी? हमेशा धनात्मक होगी। लेकिन जो हमारा विस्थापन होता है वो धनात्मक, ऋणात्मक एवं शून्य भी हो सकता है। तो विस्थापन हमारा धनात्मक भी हो सकता है। मान लो आप ए से बी गए, ठीक है, बी से सी गए, तो कुछ दूरी आपने, कुछ विस्थापन आपने किया, तो ये क्या हो गया? हमारा धनात्मक विस्थापन हो गया। लेकिन आप ए से बी तक गए, ठीक है, बी से सी तक गए, फिर सी से ए पर पहुंच गए, तो विस्थापन हमारा क्या हो गया? शून्य हो गया। क्या हो गया? शून्य हो गया। ठीक है, वहीं पर यदि आप और इधर चले गए, ठीक है, मान लो वापस उधर चले गए, किधर? जिस दिशा से आप आए थे, क्योंकि आपको बोला जाएगा ना कि आपको उत्तर दिशा में चलना। जब दिशा दी होगी तभी तो विस्थापन होगा। अगर उत्तर दिशा में आप जा रहे थे और उसके विपरीत यदि आप दक्षिण दिशा में पहुंच गए विस्थापित होते हुए, तो क्या होगा? हमारा जो विस्थापन होगा वो क्या हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? ऋणात्मक विस्थापन हो जाएगा। अब फोर्थ पॉइंट पे बात करते हैं। तो यह विस्थापन से बड़ा या बराबर होता है। जो हमारी दूरी होती है वो विस्थापन से हमेशा बड़ी होगी या बराबर होगी। अब कैसे बड़ी या बराबर होगी? ए से बी के बीच की दूरी कितनी होगी? 10 किलोमीटर। तो दूरी हमारी 10 हो गई। ठीक है, अब हम आए कहाँ पर? सी पर। ठीक है, सी पर दूरी हमारी कितनी हो गई? 5 ये मान लेते हैं, तो टोटल दूरी हो गई हमारी 15। ठीक है, टोटल दूरी कितनी हो गई? 15। लेकिन विस्थापन हम यहाँ पे कितना मानेंगे? मान लो यहाँ पर विस्थापन हुआ है 9। कितना हुआ है? 9 विस्थापन हुआ है। ठीक है, तो हमारा जो विस्थापन है वो दूरी से कैसा होता है? कम होता है। ठीक है, या दूरी हमारी जो है वो विस्थापन से हमेशा बड़ी होगी या बराबर हो सकती है। बराबर कब होगी? जब ए से बी तक जाएंगे तो विस्थापन भी बराबर होगा और दूरी भी बराबर होगी। लेकिन हम और आगे तक जाएंगे तो विस्थापन हमारा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, लेकिन दूरी उससे बड़ी हो जाती है। अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट की। तो यह मार्ग की लंबाई पर निर्भर करता है। ये जो है दूरी हमारी है वो मार्ग की लंबाई पर निर्भर करती है। आपने कुल कितनी लंबाई जो है
आपने जो है डिस्टेंस जो है कवर की है या आपने कितनी डिस्टेंस को चला है। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें भी लास्ट पॉइंट की। यह मार्ग की लंबाई पर निर्भर नहीं करता। यह मार्ग की लंबाई पर निर्भर नहीं करता। कौन? विस्थापन। क्योंकि आप कितनी भी लंबाई को तय कर लीजिए, आप कितनी भी दूरी को तय कर लीजिए, ये उस पर निर्भर नहीं करता। क्योंकि आप ए से बी गए, ठीक है, फिर बी से सी पर आए, सी से फिर यहाँ पर डी पर पहुँच गए और डी से फिर ए पर पहुँच गए। आप कितनी भी दूरी तय कर लो, लेकिन ये क्या रहेगा? जीरो। यानी अंत में अगर आप ए पर ही आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? जीरो। ठीक है, तो ये मार्ग की लंबाई पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा दूरी और विस्थापन में डिफरेंस। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, एक समान गति और असमान गति। तो एक समान गति किसे कहते हैं और असमान गति किसे कहते हैं? तो एक समान गति वह गति होती है जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो उसकी गति को एक समान गति कहते हैं। ठीक है, मान लो एक बाइक चल रही है, ठीक है, हम मान ले रहे हैं, ठीक है, बाइक कभी जो है एक समान गति से नहीं चलती होगी। आप देखते हैं एक्सीलेटर खींचा, ठीक है, 60 पे पहुंच गई, एक्सीलेटर खींचा और कितने पहुंच गई? 90 पे पहुंच गई। कम किया, ब्रेक लगाई तो फिर से डाउन हो गई। तो हम मान लेते हैं, ठीक है, एक बाइक चल रही है, ठीक है, यदि वह निरंतर जो है, हमने देखा कि वो जब स्टार्टिंग में चली तब भी 60 की स्पीड पर थी, लेकिन हमने 10 सेकंड बाद देखा तब भी वह 60 की स्पीड पर चल रही थी, लेकिन फिर हमने 10 सेकंड बाद देखा तो फिर भी वह 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही थी। तो हमने क्या पाया? तो हमने पाया ये कि जो उसकी गति है एक निश्चित समय में यानी 10 सेकंड में जो है कितनी है? समान है। ठीक है, समान है और वह समान दूरी तय कर रही है। जब समान चाल होगी तो बस, जब समान चाल होगी और समान समय होगा तो दूरी भी समान तय करेगी। ठीक है, अब बात करते हैं असमान गति की। तो जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है तो इस प्रकार की गति को असमान गति कहते हैं। मान लो एक व्यक्ति जो है 5 सेकंड में, पहले 5 सेकंड में चलता है एक मीटर, ठीक है, दूसरे 5 सेकंड में चलता है वो 2 मीटर, तीसरे 5 सेकंड में वो चलता है 4 मीटर। यानी ये उसकी क्या हो गई? असमान गति हो गई, क्योंकि समान समय में वह जो है अलग अलग दूरियों को तय कर रहा है। यानी कि 5 सेकंड में यहाँ पे एक मीटर चल रहा है, यहाँ पे 2 मीटर चल रहा है, यहाँ पे 4 मीटर चल रहा है। तो ये उसकी कैसी हो गई? असमान गति हो गई। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम समान गति और असमान गति। अब बात करते हैं चाल, जिसको अंग्रेजी में हम बोलते हैं स्पीड। ठीक है, तो चाल किसे कहते हैं साथियों? तो चाल जो है किसी वस्तु, व्यक्ति, ठीक है, के द्वारा एक इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। ठीक है, अगर हम मान लें कोई व्यक्ति जो है 1 घंटे में 5 किलोमीटर जाता है, कितना जाता है? 5 किलोमीटर जाता है, कितनी देर में? 1 घंटे में। तो ये क्या हो गई? उसकी चाल हो गई। यानी कि एक समय, एक निश्चित समय क्या होगा हमारा? 1 घंटा। ठीक है, और दूरी कितनी तय की उसने? 5 किलोमीटर। तो इसी को क्या हम बोलते हैं? चाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं साथियों? चाल बोलते हैं। ठीक है, वेग किसे बोलेंगे? आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चाल का जो मात्रक होता है वो होता है मीटर प्रति सेकंड। चाल का जो मात्रक होता है वो साथियों होता है मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो जो मीटर प्रति सेकंड होता है ये हमारा एसआई पद्धति में मात्रक होता है। किसमें? अंतरराष्ट्रीय पद्धति में हमारा मात्रक होता है। ठीक है, इसके अन्य भी मात्रक हैं, सेंटीमीटर प्रति सेकंड एवं किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन जो हमारा एसआई पद्धति में मात्रक दिया गया है वो है मीटर प्रति सेकंड। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एम प्रति एस। ठीक है, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एम बटे एस। तो जब एम ऊपर है और एस नीचे है तो एस ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? एस की पावर -1। तो हम इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं। और चाल कैसी है? एक अदिश राशि है, क्योंकि इसको बताने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती। यह कैसी होती है? सदा धनात्मक होती है। चाल हमेशा ही धनात्मक होगी, कभी भी चाल ऋणात्मक नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट,
वस्तु की गति को व्यक्त करने के लिए हमें केवल उसके परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की कोई आवश्यकता नहीं होती। यानी गति यानी कि चाल, तो चाल को ज्ञात करने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है, गति की आवश्यकता दिशा की आवश्यकता नहीं होती। नेक्स्ट पॉइंट है, अधिकतर अवस्थाओं में वस्तुएं असमान गति करती हैं। ठीक है, ये जो हमारी काल्पनिक घटनाएं होती हैं उन्हीं में जो है इनको जो है समान गति मान लेते हैं, लेकिन अत्यधिक जो अवस्थाएं हैं उनमें जो वस्तुएं हैं वो असमान गति में ही चलती हैं। ठीक है, ऐसे में हम अगर वस्तुओं की गति दर को ज्ञात करें तो उसके लिए जो एवरेज गति होगी, एवरेज स्पीड होगी, उसका सूत्र क्या होगा। ठीक है, तो इसका सूत्र होता है औसत चाल बराबर तय की गई कुल दूरी बटे कुल लिया गया समय। तो साथियों यहाँ पर आपने जो है पहले 5 किलोमीटर को तय करने में लिया 1 घंटा। ठीक है, प्लस आपने दूसरे 5 किलोमीटर को तय करने में लिए 2 घंटे। ठीक है, तीसरे 5 किलोमीटर को आपने तय करने में लिए 4 घंटे। तो इन सब का जोड़ यानी कुल दूरी कितनी चल ली आपने, 15। कितनी चल ली, 15। ठीक है, और बटे में आपने कुल समय कितना लिया, 1 और 2 3 और 4 7, यानी 15/7। तो एवरेज स्पीड क्या आएगी, 7 दूनी 14। ठीक है, सही 1/7, 2 सही 1/7 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी आ गई एवरेज स्पीड। यानी इस एवरेज से आप जो है निरंतर गति कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको औसत चाल को हम v से दिखाते हैं और वहीं पर तय की गई कुल दूरी को हम s से और कुल लिए गए समय को t से प्रदर्शित करते हैं। तो इस पे हम नीचे जो है एक न्यूमेरिकल भी करेंगे, एक क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में। तो b बराबर होता है हमारा s/t। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेग की कि वेलोसिटी किसे कहते हैं। तो साथियों, जब कोई राशि किसी वस्तु की चाल में परिमाण के साथ साथ दिशा को भी व्यक्त करे तो ऐसे चाल को वेग कहते हैं। तो यानी साथियों हम वेग किसे कहते हैं, चाल को ही हम वेग कहते हैं, बशर्ते क्या होना चाहिए, उसमें एक निश्चित दिशा दी होनी चाहिए। यदि हम उस चाल में दिशा को भी इंक्लूड कर देंगे तो उसको हम बोलेंगे वेग। क्या बोलेंगे, वेग। यानी कि कोई व्यक्ति 2 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उत्तर दिशा में जाता है। किस दिशा में जाता है, उत्तर दिशा में जाता है। तो ये हो गया उसका वेग। अगर उत्तर को हम हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा चाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, चाल। ठीक है, समझ में आई बात। परिभाषा, एक निश्चित दिशा में, किसी निश्चित दिशा में, चाहे आप पूर्व ले लीजिए, चाहे उत्तर ले लीजिए, चाहे दक्षिण ले लीजिए, कोई एक निश्चित दिशा में वस्तु की उस चाल को, जिस चाल से वो वेग कर रहा है या चल रहा है, को हम क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। और वेग का मात्रक भी क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। यानी वेग और चाल का मात्रक सेम होता है। जैसा कि मैंने बताया, मात्रक को हम ऐसे भी लिख सकते हैं m⁻⁻⁻1, क्योंकि m प्रति s, क्योंकि s ऊपर जाता है -1। ठीक है, m प्रति s होता है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो किसी वस्तु का वेग समान एवं असमान हो सकता है। तो किसी वस्तु का वेग भी जो है समान भी हो सकता है और असमान भी हो सकता है। ठीक है, वेग कैसी राशि है, एक सदिश राशि है, क्योंकि इसको बताने के लिए हमें दिशा की आवश्यकता पड़ती है। अगर हम दिशा को इंक्लूड नहीं करेंगे तो वह हमारी चाल रहेगी। क्या रहेगी, चाल। तो उसको हम चाल बोलेंगे। ठीक है, जब एक वस्तु सीधी रेखा में बदलती हुई चाल के साथ गति कर रही है तो हम इसकी गति की दर के परिमाण को औसत वेग के रूप में व्यक्त करते हैं। किस में करते हैं, औसत वेग के रूप में व्यक्त करते हैं। जैसे कि साथियों एक बाइक है, ठीक है, सीधी रेखा में चल रही है। वह पहले जो है 5 मीटर को 1 सेकंड में, दूसरे 5 मीटर को 4 सेकंड में, तीसरे 5 मीटर को 10 सेकंड में अगर तय करती है। ठीक है, तो ये क्या है, उत्तर दिशा की ओर जा रही है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा,
इसमें जो होगा हमारा क्या हो रहा है, वेग में परिवर्तन हो रहा है। तो वेग का जो एवरेज वेग है उसको हम कैसे निकालेंगे? तो एवरेज वेग को निकालने के लिए हमारा सूत्र होता है प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग y2, यानी कि जो औसत वेग होता है इसको हम प्रदर्शित करते हैं v से। ठीक है, तो जो प्रारंभिक वेग होता है उसको हम डिनोट करते हैं u से और अंतिम वेग को v से। यानी कि प्रारंभिक वेग हमने मान लिया हमारा था 5 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, प्लस अंतिम वेग हमारा हो गया 10 मीटर प्रति सेकंड और भाग दे देंगे हम 2 से। तो हमारा क्या निकल आएगा, एवरेज वेग। ठीक है, क्या निकल आएगा, एवरेज वेग निकल आएगा। अब हम बात करते हैं वेग कितने प्रकार के होते हैं। वेग जो हैं 3 प्रकार के होते हैं, एक समान वेग, असमान वेग और औसत वेग। ठीक है, 3 प्रकार के वेग होते हैं। अब इनको एक एक करके समझ लेते हैं। जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान विस्थापित होती है तो वस्तु के इस प्रकार के वेग को एक समान वेग कहते हैं। यदि कोई वस्तु जो है एक निश्चित समय में जो है, और मान लो अगर वो 5 सेकंड में 10 मीटर विस्थापित होती है तो अगले 5 सेकंड में भी वो 10 मीटर विस्थापित होगी, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एक समान वेग। और यदि वह 5 सेकंड में 10 मीटर चले, अगले 5 सेकंड में वह 15 मीटर चल जाए, तो इसको हम क्या बोलेंगे, असमान वेग बोलेंगे। तो इसी एक समान वेग और असमान वेग को क्लियरिफाई करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है किसकी, औसत वेग की। ठीक है, तो आप यहाँ पर डेफिनेशन देख लीजिए। जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान विस्थापित होती है तो वस्तु के इस प्रकार के वेग को असमान वेग कहते हैं। औसत वेग किसे कहते हैं, यानी एवरेज वेलोसिटी किसे कहते हैं? तो किसी गतिमान वस्तु का औसत वेग उसके प्रारंभिक वेग और उसके अंतिम वेग का अंकगणितीय माध्य होता है। अंकगणितीय माध्य का मतलब उनके फर्स्ट संख्या प्लस सेकंड संख्या y2, तो इसको बोलते हैं माध्य, यानी कि बीच का अंक। यानी ठीक है, मान लो आप 10 ठीक है ले लिया आपने, और आपने शुरू में ले लिया 1, इनको प्लस करेंगे क्या होगा 11/2, तो ये क्या आ जाएगा, इनका माध्य आ जाएगा। क्या आ जाएगा, माध्य। अब बात करते हैं चाल और वेग में क्या डिफरेंस होता है। डिफरेंस बिटवीन चाल एंड वेग, ठीक है, यानी स्पीड एंड वेलोसिटी। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा चाल में, यह इकाई समय में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी होती है। यह क्या होता है, यह हमारा दूरी पर निर्भर करती है चाल, यानी कि इसने जितनी भी दूरी तय की है सारी जोड़ ली जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, हमारा चाल। ठीक है, और यह एक क्या होती है, अदिश राशि होती है। लेकिन हम वेग में देखें तो यह इकाई समय में वस्तु द्वारा तय विस्थापन होता है, यानी यह विस्थापन पे निर्भर करता है। और चाल किस पे निर्भर करती है, वो निर्भर करती है हमारी दूरी पर, ठीक है, डिस्टेंस पर। ठीक है, और यह एक कैसी राशि है, सदिश राशि है। ठीक है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, किसी गतिमान वस्तु का औसत चाल शून्य नहीं हो सकता। किसी भी गतिमान वस्तु का, अगर कोई वस्तु गति में है, ठीक है, तो उसका जो औसत चाल है वो कभी भी शून्य नहीं होगा। लेकिन किसी गतिमान वस्तु का औसत वेग शून्य हो सकता है। किस स्थिति में शून्य हो सकता है साथियों, मान लो यहाँ से एक वस्तु चली, ठीक है, और बी पर पहुँची, ठीक है, बी पर पहुँचने के बाद वो सी पर आई, ठीक है, सी से डी पर आई और डी से पुनः कहाँ पहुँच गई, ए पर पहुँच गई, तो यहाँ पर उसका वेग क्या हो गया, 0 हो गया। लेकिन चाल में ऐसा नहीं होता है। चाल में क्या होगा, इन सब की दूरी को ऐड कर लिया जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, किसी वस्तु की चाल हमेशा धनात्मक होती है। किसी भी वस्तु की चाल हमेशा कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। लेकिन किसी वस्तु का वेग हमेशा धनात्मक नहीं होता है, वो धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। किस स्थिति में हो सकता है वो हम आपको बता ही चुके हैं। और अगर देखें तो ए से बी पर गए, ठीक है, और बी से सी पर आए, सी से पुनः ए पर पहुंच गए, तो क्या हो गया हमारा,
जो वेग था वो कैसा हो गया, शून्य हो गया। अब ए से हम उसके विपरीत दिशा में चले गए तो हमारा वेग क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ साथियों ये जो क्लास 9th का चैप्टर नंबर 8 गति था, ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और इसका जो सेकेंड पार्ट है हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में लाने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे त्वरण यानी एक्सीलरेशन, और साथ ही हम पढ़ेंगे जो हमारा ग्राफीय प्रदर्शन होता है, ठीक है, गति का ग्राफीय प्रदर्शन पढ़ेंगे हम। ठीक है, और हम पढ़ने वाले हैं ग्राफीय विधि से जो है गति के समीकरण को निकालना। ठीक है, तो साथियों इसी तरह से विधिवत तैयारी करने के लिए बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और यदि आपने अभी तक जो है हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो हमारी प्लेलिस्ट क्लास 9 साइंस एनसीईआरटी में जाकर जो क्लास 9 के सभी वीडियोज़ को आप देख सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।